दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब 1193 में खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के लिए इसमें आग लगाई थी तो वो आग 6 महीने तक जलती रही थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी यूनिवर्सिटी के बारे में और जानेंगे इससे जुड़े हुए 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। कुमार गुप्त प्रथम को राजा अस्क्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में बड़े स्तर पर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया और इसे यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। हालांकि कई इतिहासों से ऐसा भी पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसका शुरुआती हिस्से का निर्माण सम्राट अशोक के काल में ही किया गया था, लेकिन तब यह यूनिवर्सिटी का रूप नहीं ले सकी थी। शुरुआत में यह यूनिवर्सिटी एक बौद्धिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित की गई थी। यहाँ विश्व भर के छात्र आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार राज्य के नालंदा जिले के तहत आने वाले राजगीर में पड़ती है। राजगीर का पुराना नाम गिरिवराज था। यह बिहार की राजधानी पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। नालंदा पहले पटना जिले का ही हिस्सा था, लेकिन 1972 में इसे पटना से अलग करके एक नए जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों यूनिवर्सिटी का जो नाम है नालंदा, यह शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। तो अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से लगभग 10,000 स्टूडेंट अलग अलग विषयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें भारत के अलावा चीन, जापान, थाईलैंड आदि के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। उस समय इन 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 2,700 से अधिक टीचर थे, यानी लगभग 4 स्टूडेंट पर 1 टीचर। आज के जैसे नहीं था कि एक कमरे में 30-40 बच्चे बिठा दिए और उन पे एक अध्यापक छोड़ दिया। 4 बच्चों पर सिर्फ 1 अध्यापक होता था यूनिवर्सिटी में। फैक्ट नंबर 2, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता था और फिर मेरिट के हिसाब से इसमें एडमिशन मिलता था। यहाँ की शिक्षा बिल्कुल ही निःशुल्क होती थी और यहाँ छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से यूनिवर्सिटी को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। फैक्ट नंबर 3, चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आए थे। उनकी यात्रा के विवरण से इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों ने अपने विवरण में यह तक लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा चीन के हेन तत्सांग 630 ईस्वी में भारत आए और लगभग 15 साल भारत में रहे, जिसमें से इन्होंने लगभग 2 साल यूनिवर्सिटी में बिताए। जब 2016 में इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से शुरू किया गया तो उस यूनिवर्सिटी में हेन तत्सांग का एक संग्रहालय भी बनाया गया है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही है हेन तत्सांग का म्यूजियम या संग्रहालय। फैक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, यानी सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। फैक्ट नंबर 5, अब तक 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी रही होगी। फैक्ट नंबर 6, वर्तमान समय में नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडर बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 7, नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 बार बड़े बड़े हमले हुए। सबसे पहला हमला यूनिवर्सिटी तैयार होने के कुछ समय बाद ही हून साम्राज्य के शासक मिहिर कुला के द्वारा किया गया। मिहिर कुला का शासन 502 से ले 530 ईस्वी तक था और इसी दौरान इन्होंने यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। हालांकि इनके हमले से यूनिवर्सिटी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, उसे तत्कालीन ही गुप्त साम्राज्य के शासक ने ठीक कर लिया था। दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में हुआ और यह वो दौर था जिस समय यूनिवर्सिटी अपने स्वर्णिम काल यानी गोल्डन इरा से गुजर रही थी। इस समय बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे थे और इस दौरान गौड़ साम्राज्य के शासक ने इस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। इस हमले में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि इसे भी जल्दी ही इस क्षेत्र के तत्कालीन शासक हर्षवर्धन के द्वारा पुनर्निर्माण करवा ठीक कर दिया था। इसके बाद आखिरी और सबसे विनाशकारी हमला लगभग 300 वर्ष के बाद 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। हुआ यूं कि बख्तियार खिलजी एक समय बीमार पड़ गए। काफ़ी जगह दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए, तो उनको किसी ने बताया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ के आचार्य आपका इलाज कर देंगे। तो जब बख्तियार खिलजी यूनिवर्सिटी पहुँचे तो उन्होंने आचार्य से कहा कि मैं आपके हिंदुत्व पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ और मैं आपके द्वारा बताई हुई कोई औषधि भी नहीं लेने वाला। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो आप मेरा इलाज कर दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम आपको कुरान देंगे, आप वो कुरान पढ़ लीजिए। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि ठीक है। आचार्य ने क्या किया कि उस कुरान के पन्नों पर औषधि का एक लेप लगा दिया। और आपको पता होगा कि मुस्लिम पन्ने पलटते टाइम थूक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते हैं। तो जैसे जैसे कुरान पढ़ते टाइम खिलजी पन्नों को पलटते रहे तो वो औषधि उनके पेट में जाती रही और धीरे धीरे वो एकदम स्वस्थ हो गए। जब वो ठीक हुए तो उन्हें इस बात की काफ़ी हैरानी हुई। बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला कि इस कुरान के पन्नों पर एक औषधि लगाई गई थी, तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने सोचा कि इतने कमाल के आचार्य अगर जिंदा रहे तो आगे जाकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम आचार्य, सन्यासियों, अध्यापकों को मौत के घाट उतार कर उस यूनिवर्सिटी को जला दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि उस यूनिवर्सिटी में कई महीनों तक यह आग जलती रही। लगभग 6 महीनों के बाद ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से खत्म हो गई और इस यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू करने में 800 वर्ष से भी अधिक समय लगा। अभी 2016 में इस यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन ये जो नई यूनिवर्सिटी है ये पुरानी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है, उसकी जगह पे शुरू नहीं किया है इसको। अभी इसमें ज़्यादा विषय शामिल नहीं किए गए हैं, अभी कुछ ही विषय इसमें पढ़ाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इसमें जो है बाकी सारे विषयों को जोड़ दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, यूनिवर्सिटी में धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। यह लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे। पहले का नाम रत्नरंजक, दूसरे का रत्नोदी और तीसरे का रत्नसागर था। दोस्तों, इस लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक किताबें और स्क्रिप्ट रखी हुई थी। जब खिलजी ने इस लाइब्रेरी में आग लगाई तो सिर्फ लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने का समय लग गया था। इस लाइब्रेरी के जलने से हमारी शिक्षा को कितना नुकसान हुआ होगा, इस बात की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, उस समय इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक और मेडिसिन समेत काफ़ी सारे विषय पढ़ाए जाते थे। आप सोच के देखिए, आज से 800 साल पहले हमारे देश में इन सब विषयों पर पढ़ाई की जाती थी। अगर आज ये यूनिवर्सिटी सही सलामत होती तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस लेवल का होना था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन के साथ कई अन्य विद्वानों ने भी पढ़ाई की है। इस यूनिवर्सिटी में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे।
7वीं सदी में जब हेनशांग यहाँ आए थे तो उस समय इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख शीलभद्र थे, जो कि एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान भी थे। तो दोस्तों, ये थी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।